So today's lecture will be covering the frontal lobe examination. फ्रंटल लोब का एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फ्रंटल लोब ही हमारी बॉडी में जितनी भी प्लानिंग, स्पीच, कैलकुलेशन जो होती है वो फ्रंटल लोब के अंदर ही आती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बिहेवियर, मोटर, स्पीच, कुछ भी हो, ठीक है, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन, सोशल बिहेवियर, कुछ किसी चीज़ की बात करिए तो इसमें फ्रंटल लोब एग्जामिनेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए हम लोग फ्रंटल लोब का एग्जामिनेशन करना इसीलिए हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहले हम लोग कुछ डिवीजन समझेंगे कि फ्रंटल लोब में क्या डिवीजन होते हैं और कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके बेसिकली जो है 3 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं। 3 डिवीजन। पहला कौन सा होगा? डॉर्सोलेटरल। ये डॉर्सल साइड ऑफ द लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम डॉर्सोलेटरल है। क्या है? डॉर्सोलेटरल। सेकंड हमारे पास जो है वो है ऑर्बिटो फ्रंटल। कौन सा है? ऑर्बिटो फ्रंटल। ठीक, अब ऑर्बिटो फ्रंटल के बाद तीसरा हमारे पास कौन सा आता है? मीडियल फ्रंटल। ठीक है, ये मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा, फ्रंटल एरिया के मीडियल साइड में ही प्रेजेंट होगा। तो ये 3 डिवीजन हमारे फ्रंटल लोब में बेसिकली आते हैं और तीनों में कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तीनों के फंक्शंस अगर जानने की कोशिश करें तो पहला जो सबसे हमारा आता है वो आता है डॉर्सोलेटरल। ठीक है, डॉर्सोलेटरल का पूरा नाम एक तरह से ये भी होता है डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल के एरिया से पहले के जो कॉर्टेक्स होगा उसको क्या कहा जाएगा? डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। ठीक है, फंक्शन की बात करें अगर हम, तो फंक्शन हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगी प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, किसी भी गोल की प्लानिंग करना, किसी भी वर्क की प्लानिंग करना हमारा किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में कवर होता है? डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब में। सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गई? ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है, कैसे नहीं रखना है। ठीक है, तीसरी हो गई हमारी वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ध्यान में रखिएगा, ये एक तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जस्ट इसके अपोजिट होगी। ठीक है, वर्किंग मेमोरी इज लाइक का रैम। जब आप कंप्यूटर, आपकी बॉडी जब तक चल रही है, ठीक है, तो आपकी जो आपने जैसे आज क्या खाया, अगर मैंने आपसे आज पूछा आपने आज क्या खाया, तो अब आज का बता देंगे आपने क्यों खाया, क्या खाया, कहाँ से खाया, बता देंगे। ठीक, आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के बीच में मैंने आपसे कुछ पूछ लिया कि अच्छा ये काम में ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, तो आप बता देंगे, तो उसी को वर्किंग मेमोरी कहा गया है। ठीक है, और इसमें और क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाती है। ठीक, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है। ठीक, अगर इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में लीजन आएगा तो ये सब चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ गए? सिंपल सॉर्टेड सी बात यही है। ठीक, अब हम अगर बात करें ऑर्बिटो फ्रंटल की, ठीक, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स की, तो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या क्या होता है? ये होता है सोशल बिहेवियर, कि आप किसी से बातचीत कैसे कर रहे हैं, जो नेचर चेंज करते हैं लोग, एक के सामने दूसरा नेचर, दूसरे के सामने तीसरा नेचर, तो सोशल बिहेवियर आपका कैसा रहेगा ये। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा? इमोशनल कंट्रोल। क्या होगा? इमोशनल कंट्रोल। आपके इमोशन पे कंट्रोल करने की क्षमता जो है वो ऑर्बिटो फ्रंटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब से आती है। इतनी बात समझ गए? तीसरा क्या होगा? इनहिबिशन। ठीक, ये 3 हमारे पास फंक्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनमें लीजन हो जाएगा तो लीजन होने की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा?
लीजन की वजह से इन पेशेंटों में ये देखा जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो इम्पल्सिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, चाहिए तो चाहिए वाले, मतलब ये चाहिए मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, इसे इम्पल्सिवनेस कहते हैं। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा, सोशली इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोशली जो है सही से बात नहीं करेंगे, इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसइनहिबिटेड हो जाएंगे, इनहिबिशन चला जाएगा, डिसइनहिबिटेड हो जाएंगे। ठीक, तो आप ये समझ गए कि ये फंक्शन होंगे और ये लीजन हो जाएंगे। अगर लीजन होगा इसमें तो लीजन आप जान ही गए, प्लानिंग नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाएगा, वर्किंग मेमोरी वीक हो जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत मुश्किल से होगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब हम तीसरे पे चलते हैं, मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन 3 होता है बेसिकली, मोटिवेशन देना, कोई भी काम में इनिशिएशन स्टार्ट करना, इनिशिएशन लाना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम, किसी भी काम करने को जो ड्राइव होती है उसमें काम आता है। मतलब आपको बने रहने की क्षमता में, देखिए मोटिवेटेड होना बहुत आसान है, ठीक है, पर डिसिप्लिन होना मुश्किल है। तो एक तरह से ये जो है डिसिप्लिन होने में भी काम आता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। इसमें लीजन हो जाएगा, तो इसमें लीजन होने की वजह से पेशेंट जो है मेजॉरिटी जो है चुपचाप से बैठा रहेगा। क्या बैठा रहेगा, चुपचाप से बैठा रहेगा, साइलेंटली बैठा रहेगा। जब आप कुछ कहेंगे उससे तभी जवाब देगा, वरना वो जवाब तक नहीं देगा। ड्राइव खत्म हो जाएगी। ठीक है, ड्राइव खत्म हो जाएगी। ठीक, मतलब कुछ करने की खुद से इच्छा खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन, कुछ नया करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल शॉर्टेड हम अभी तक ये समझ पाए हैं कि फ्रंटल लोब के एग्जामिनेशन में या फ्रंटल लोब में 3 डिवीजन आते हैं, जो होता है डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स। इन तीनों में फंक्शन क्या क्या होते हैं और इन तीनों की लीजन की वजह से दिक्कत क्या क्या आएगी, ये बात हम समझ चुके हैं अब तक। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे किस चीज पे, सिंपल सॉर्टेड सी चीज है, बहुत बड़ी वो चीज नहीं ना। ठीक, एक चीज होती है जिसे कहते हैं क्लासिकल फ्रंटल लोब सिंड्रोम। ठीक, क्या होती है, क्लासिकल फ्रंटल लोब सिंड्रोम। ठीक, तो क्लासिकल फ्रंटल लोब सिंड्रोम समझने से पहले चलिए मैं थोड़ा सा और फ्रंटल लोब को इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रंटल लोब को और थोड़ा सा इन डेप्थ समझिए। क्या समझिए कि फ्रंटल लोब की कुछ खासियतें बताते हैं। चलिए पहली खासियत से शुरू करते हैं। फ्रंटल लोब जो होता है हमारे ब्रेन का या सेरिब्रल कॉर्टेक्स का 30 to 40% होता है। क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का 30 से 40% तो अकेला फ्रंटल लोब ही होता है। ठीक, ये एक नॉर्मल सी बात समझ जाइए। ठीक, अब फ्रंटल लोब की जगह और भी लोब होते हैं। कौन कौन से लोब होते हैं, हमारे पास ऑसिपिटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है और फ्रंटल लोब होता है। ये 4 लोब होते हैं हम लोग के ब्रेन में, ये 4 लोब होते हैं। तो हमको ये समझना है कि फ्रंटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस में क्यों है और फिर फ्रंटल लोब का एग्जामिनेशन ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट सा हमको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक, तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो फ्रंटल ऑसिपिटल होता है, चलिए ऑसिपिटल से शुरू करें। जो ऑसिपिटल लोब होता है उसको हम कह सकते हैं ये विजन है, ये विजन का डिपार्टमेंट संभालता है, देखने का, विजन, आंखों से देखने का डिपार्टमेंट ये संभाल लेता है। टेम्पोरल को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है
हमारी हेयरिंग और मेमोरी का डिपार्टमेंट है। ठीक, अभी एक ऑफिस की तरह समझिए इसको, एक ऑफिस है, उसके अंदर एक विजन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, एक मतलब आंखों का चला रहा है, एक हियरिंग और मेमोरी चला रहा है, पैराइटल जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन चला रहा है। क्या चला रहा है? सेंसरी इंटीग्रेशन चला रहा है। ठीक है, और फ्रंटल का क्या काम होता है? देखिए फ्रंटल में ये सब चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, सब के सब चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फ्रंटल को एक तरह से क्या मान लिया जाए कि ये भैया उस कंपनी का सीईओ है। अब सीईओ का काम क्या होता है? सीईओ की कंपनी तो नहीं होती है, ठीक है, कंपनी तो सीईओ की नहीं होती है, पर सीईओ का कुछ काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है। तो सीईओ को एक तरह से मान लिया जाता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर। तो हमारा फ्रंटल लोब जो है वो सबसे मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, इतनी सी बात समझिए। मतलब ब्रेन एक कंपनी थी, उस कंपनी में कुछ मतलब एक कंपनी थी। देखिए अब फोन की कंपनी है तो कैमरे का डिपार्टमेंट अलग, डिस्प्ले का अलग, इसका अलग, उसका अलग। तो वैसे ही फोन की ब्रेन में, ब्रेन को अगर ऐसा कंपनी देखा जाए तो जो ऑसिपिटल होता है वो विजन का डिपार्टमेंट होता है, जो टेम्पोरल होता है वो सुनने का और मेमोरी का डिपार्टमेंट होता है, जो पैराइटल होता है वो सेंसरी का डिपार्टमेंट होता है, और फ्रंटल जो है वो एक तरह से सीईओ होता है, सबका हेड होता है। वो क्या करेगा? इन्हीं सबको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन्हीं सबको कंट्रोल करेगा। फ्रंटल का मेन काम यही होगा, इन सबको कंट्रोल करेगा। यही हमको बताता है कि हमको क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। हमको कुछ करना है, ठीक, किसी भी चीज को हमको परफॉर्म करना है तो उसको हमको ये समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन जो है हम कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और कहां पे करेंगे। ठीक है, यही सिंपल सॉर्टेड सा फ्रंटल लोब का काम आता है। इतनी सी बात समझ में आ गई है ना? इतनी सी बात सिंपल सॉर्टेड से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स समझ ही गए, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल, ऑर्बिटोफ्रंटल समझ गए हैं, ठीक, और मीडियल फ्रंटल समझ गए हैं। सब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सबके वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक, सिंपल सॉर्टेड सा इतना समझ में आ गया है। इसके बाद जो है हम एक चीज समझेंगे जिसे कहते हैं फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट। ठीक है, एक सर्किट समझेंगे, कनेक्शन जो समझेंगे कि ये कनेक्शन चल कैसे रहा है, चीजें चल कैसे रही हैं। अब वो ऑफिसी वाला एग्जांपल अगर समझिए तो सीईओ जरूर है, पर सीईओ को काम करवाने के लिए नीचे के भी तो लोग होने चाहिए, वरना सीईओ अगर अकेला ही बैठा है तो कौन सा कैसा सीईओ। ठीक है, तो एक ये समझिएगा कि फ्रंटल लोब जो होता है ये हमेशा सर्किट में वर्क करता है, एक सर्किट बनाता है पूरा। बात ये समझिएगा, यही सर्किट का नाम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक, फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट कहा जाएगा। ठीक है, यही फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा ये हमको पता चल जाएगा। क्लियर कट से हमको ये चीजें पता चल जाएंगी।
कि इसमें किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, किसके वजह से हमारा फ्रंटल लोब में जब दिक्कत आती है तो पूरा चीज़ क्या समझ में आती है कि कैसे चल रही थी चीज़ें। ये समझिएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सिग्नल निकला, ठीक है, कोई भी काम आपको करना था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, कंट्रोल था, कुछ भी था, एक फंक्शन निकला। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बाद वो कहाँ जाएगा? बेसल गैंग्लिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? बेसल गैंग्लिया में जाएगा। बेसल गैंग्लिया के बाद वो कहाँ जाएगा? थैलेमस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? थैलेमस में जाएगा। और सबसे लास्ट में कहाँ पे जाएगा? दोबारा जाएगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ठीक, ये सर्किट है, ये रिपीटेटिव सर्किट है। क्या है? ये रिपीटेटिव सर्किट है। ठीक, क्या है ये? एक रिपीटेटिव सर्किट है, बार 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 हो रहा है। ठीक है, तो इसी से हम ये समझेंगे कि कभी भी फ्रंटल लोब अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा है, मतलब अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिंपल फॉर्म में नहीं, एक सर्किट फॉर्म में करता है। ठीक है, एक सर्किट बनता है, तभी वो ये काम कर पाता है। ये ऐसा ही हो गया कि सीईओ जो था हमारा फ्रंटल लोब, वो कंपनी के मालिक से पूछेगा, कंपनी का मालिक हो गया फॉर एग्जांपल बेसल गैंग्लिया, फिर वो मैनेजर से पूछेगा और फिर वो डिसीजन लेगा। तो वही ये साइकिल एक तरह से बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, यही जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है या बिहेवियरल कंट्रोल है, सोशल बिहेवियर है, इमोशनल कंट्रोल है, पेशेंट में जब खराब हो जाता है तो उसको ऐसे इस तरीके के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, जैसे किसी ने कहा कि भैया मैं बेसल गैंग्लिया में मसला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि बेसल गैंग्लिया में जब दिक्कत आती है तो बेसल गैंग्लिया की वजह से जो सोचने की क्षमता है, क्या है? थिंकिंग है, उसमें कैसे थिंकिंग डिसऑर्डर कैसे हो जाता है, थिंकिंग में दिक्कत कैसे आ जाती है? क्या आ जाती है? थिंकिंग में दिक्कत कैसे आ जाती है? बेसल गैंग्लिया की दिक्कत की वजह से थिंकिंग में दिक्कत कैसे आ जाती है? बेसल गैंग्लिया का एक डिजीज होता है, सब जानते हैं, वो उसका नाम है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज बेसल गैंग्लिया का डिसफंक्शन या लीजन का डिजीज है, पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज में थिंकिंग का डिसऑर्डर कैसे चला आता है, ये समझो। ठीक है, तो सिंपल सॉर्टेड से ये समझना पड़ेगा कि आपको जब भी पार्किंसन डिजीज होगा तो आपका बेसल गैंग्लिया इफेक्ट होगा। अब बेसल गैंग्लिया इफेक्ट होने की वजह से ये दोनों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक सर्किट में है, सर्किट में है। सिंपल सॉर्टेड सा बात ऐसे ही समझिए कि ट्रेन के 4 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 डिब्बे हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल इसी के बेस पे एग्जाम्पल समझा रहा हूं। पहला और आखिरी डब्बा इंजन है, क्या है? इंजन है। बाकी के 2 डब्बे सोच लीजिए नॉर्मली डब्बे हैं, एसी कोच मान लीजिए। ठीक है, एसी कोच हो गए दोनों। तो आप ये बात समझिएगा, ये ड्रेन को हम कब तक फिट एंड फाइन कहेंगे, कब तक अच्छा कहेंगे? जब तक इनके चारों डब्बे ठीक हैं आपस में। क्या है? आपस में ठीक है। ठीक, पर किसी टाइम भी अगर एक डब्बा में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, एक डब्बे में दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा? पहिया, एक डब्बे के पहिए में दिक्कत आ गई तो क्या होगा? इसके वजह से पूरी ट्रेन लेट हो जाएगी। ठीक है, पूरी ट्रेन लेट हो जाएगी। ट्रेन का जो काम था थिंकिंग, स्पीच, इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल, वो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक, तो इसी के एग्जाम्पल समझिए कि बेसल गैंग्लिया इसी के सर्किट में आता है। कौन से? फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट में आता है। इसके वजह से ही जब भी बेसल गैंग्लिया में दिक्कत होती है तो
ये पूरा सर्किट खराब हो जाता है। ठीक है, ये पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। बेसल गैंग्लिया में दिक्कत हुई तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो सकता है ऑर्डर न ले, हो सकता है ऑर्डर ले ले पर आगे थैलेमस को न भेजे। तो इस यही की दिक्कत आने की वजह से जो है पार्किंसन के डिजीज के पेशेंट में एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन देखा गया है, थिंकिंग डिसऑर्डर देखे गए हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। कॉग्निशन भी हमने इन पेशेंटों में स्लो देखा है। क्या देखा है? कॉग्निशन भी स्लो देखा है। तो इसीलिए जो है बेसल गैंग्लिया में कभी भी डिसऑर्डर होता है तो वो थिंकिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा सर्किट है, स्ट्राइटल सर्किट, वो ब्रेक हो जाता है, उसके बीच में दिक्कत आ जाती है। अब हम एक चीज और समझेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखिए ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो एज अ कोर कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी कवर करते हुए चलेंगी। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है और नहीं समझेंगे आगे स्किप कर जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। एग्जामिनेशन पढ़ा के मैं निकल जाऊंगा। एग्जामिनेशन में ऐसे भी बहुत बड़ा वो नहीं ना। ठीक है, एक चीज होती है उसे कहते हैं, ब्लू कहाँ गया, ब्लैक। क्या कहते हैं? फ्रंटल रिलीज फेनोमेना। क्या कहते हैं? फ्रंटल रिलीज फेनोमेना कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात, सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई। ठीक, देखिए फ्रंटल रिलीज फेनोमेना क्या होता है, सिंपल सा आप ये समझिएगा। अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं कि आपने बच्चों में देखा, किनमें? इन्फेंट्स में देखा होगा। इन्फेंट्स में जो बच्चे रहते हैं उनमें कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि ग्रास्पिंग देखी जाती है, ग्रास्प रिफ्लेक्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप थमाएंगे तो हाथ ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक है, सेकंड देखा गया सकिंग रिफ्लेक्स। आप कुछ भी मुंह में देंगे तो चूसना शुरू कर देंगे। ठीक है, दांत तो बाद में काटते हैं जब दांत आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों रिफ्लेक्स, स्नाउट रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्स नॉर्मली देखे जाते हैं। ठीक है, अब बात समझिए। धीरे धीरे जब बच्चे बड़ा होता है, क्या होता है? बच्चा बड़ा होगा तो उसका फ्रंटल लोब मैच्योर होगा। ठीक, अब इसी फ्रंटल लोब के जैसे ही फ्रंटल लोब इनका मैच्योर हुआ, ठीक, तो ये सब जो रिफ्लेक्स होते हैं ये हाइड हो जाते हैं, ये सब रिफ्लेक्स छिप जाते हैं। ठीक, रिफ्लेक्स जो है छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई। रिफ्लेक्स क्या होंगे? हाइड हो जाएंगे। इन पेशेंट में, मतलब ये पूरा भी फिनोमेना भी नॉर्मल चल रहा है। अब क्या होगा अगर कभी इन पेशेंटों पे, ठीक है, नॉर्मल आदमी था, इसमें क्या हुआ? फ्रंटल लोब में लीजन आ गया। कहां पे लीजन आ गया? फ्रंटल लोब में लीजन आ गया। तो इसके वजह से क्या होगा? ये जो सारे रिफ्लेक्स थे, रिफ्लेक्स ऑफ इन्फेंट्स, जितने भी ग्रास्पिंग, सकिंग, स्नाउटिंग, ठीक है, ये तीनों रिफ्लेक्स जो है वो वापस आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वापस आ जाएंगे। ये तीनों रिफ्लेक्स वापस आ जाएंगे। अब ये दिमाग लगाइए कि रिफ्लेक्स जो है ये जा चुके थे, ग्रास्पिंग के, सकिंग के, स्नाउटिंग के रिफ्लेक्स जा चुके थे। जब क्या हुआ? हमारा फ्रंटल लोब मैच्योर हुआ और ये रिफ्लेक्स छिप गए, कभी आए नहीं। पर एक बार क्या हुआ? फ्रंटल लोब में लीजन हुआ तो ये रिफ्लेक्स अचानक से वापस चले आए। ठीक है, तो इसी पूरे को कहा जाता है फ्रंटल रिलीज फेनोमेना।
क्या कहा जाता है? फ्रंटल रिलीज फेनोमेना। और जो साइन शो होते हैं उनको हम कहेंगे फ्रंटल रिलीज साइंस। सिंपल। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक, सिंपल सॉर्टेड सा यही होता है। तो फ्रंटल लोब में ऐसे कौन से लीजन हो जाएंगे जिनकी वजह से मसला आने लगेगा, ये समझ जाइए। फ्रंटल लोब में कभी कभी क्या होता है? स्ट्रोक हो जाता है। क्या हो जाएगा? फ्रंटल लोब में हमारे स्ट्रोक हो जाएगा। फ्रंटो टेम्पोरल लोब में डिमेंशिया जब होता है, कहाँ पे? फ्रंटो टेम्पोरल लोब में। ठीक है, जब डिमेंशिया हो जाएगा। और कब ये चीज देखी गई है? और जब न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होगा। ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जिसमें न्यूरॉन का डिजेनरेशन हो रहा है, उन बीमारियों में ये देखा गया है कि हमारे रिफ्लेक्स जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं वो ओवर द मतलब मैच्योर होने के बाद भी फ्रंटल लोब के रिटर्न आ जाते हैं। उनके रिटर्न आने की यही 3 वजह हो सकती है और इस फेनोमेना को हम कहेंगे फ्रंटल रिलीज फेनोमेना। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी। ठीक ठीक है, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। चलिए एक टेबल बना देते हैं और ये समझा देते हैं कि कौन सी चीजें कहां से और कैसे होती। मैं लास्ट में चलिए टेबल बना दूंगा। ठीक, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो लास्ट में हमने फ्रंटल लोब फिनोमेना या फ्रंटल रिलीज फिनोमेना या फ्रंटल रिलीज साइन पढ़ा था। ठीक है, वहां तक कंप्लीट हो गया था। अब हम कुछ चीजें समझेंगे, ये चीजें समझेंगे कि एक ऑब्जर्वेशन क्या क्या आती है किसी भी पेशेंट को जब हम देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आता है, ये एक तरह से एग्जामिनेशन का ही पार्ट है। अब हम एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन। क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन। कुछ पॉइंट बताएंगे, इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके आप किसी पेशेंट में ये समझ सकते हैं कि उसके फ्रंटल लोब में डिस्फंक्शन है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में बात करी थी कि कोई एक लोब मतलब 3 डिवीजन हो में, डॉर्सोलेटरल हो, ऑर्बिटल हो और तीसरा वाला लोब हो। तीनों लोब में से अगर कोई एक लोब में भी किसी को मसला होता है, ठीक है, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। किसी का सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कोई इम्पल्सिव हो जाएगा तो उसको तुरंत काम चाहिए, कोई अब्यूसिव भी हो जाएगा। ठीक है, उसको ये नहीं पता रहेगा कि सोशली उसको बिहेव कैसे करना है, लोगों के सामने बिहेव कैसे करना है, भीड़ में बिहेव कैसे करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन करना इसलिए जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, ताकि हमको ये क्लियर कट सा पता चल जाए कि पेशेंट में ऐसी क्या चीज दिख रही है कि हमको फ्रंटल लोब का डिस्फंक्शन पता चल जाए। पहला तो हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि पेशेंट जो है उसकी ग्रूमिंग कैसी है, ग्रूम्ड है नहीं है, हाइजीन में है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तीसरी चीज, फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल है या कोई अलग तरीके का मुंह बना रहा है, जिसे टिक्स कहते हैं, जो कि टॉरेट सिंड्रोम में दिखता है। पोस्चर उसका कैसा है, ठीक है, लूज पोस्चर है, रिजिड पोस्चर है, ज्यादा अकड़ के चल रहा है, ज्यादा झुक के चल रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पीच कैसी है। स्पॉन्टेनियस मतलब अगर एक स्पीच डिलीवर कर रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ वो बोल रहा है, तो स्पॉन्टेनियसली कैसे बोल रहा है। ठीक है, सोशली वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, किसी के साथ कोऑपरेशन कितना उसका, ठीक है, कोऑपरेट किसी के साथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सब नॉर्मल सी चीज देखी जाएगी उन पेशेंट में, मतलब नॉर्मल सी चीज देखी जाएगी किसी भी इंसान में। ठीक है, अब इनमें डिस्फंक्शन क्या आपको देखने को मिल सकता है। अगर भैया ग्रूम में पुअर ग्रूमिंग और पुअर हाइजीन है तो बात ही खत्म। हो सकता है वो आंख ना मिलाए, क्या हो जाए, आई कांटेक्ट कम हो जाए। ठीक है, आई कांटेक्ट कम हो जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, या तो प्लेन चेहरा बनाए रहेगा हर टाइम, कोई इमोशनलेस हो जाएगा, या तो ओवर एक्साइटेड रहेगा हर चीज के लिए। ठीक है,
एक्सेसिव एक्साइटेड या एक्सेसिव जोक क्रैक करेगा, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सी बात। पोस्चर की अगर बात करें तो पोस्चर में ये देखेंगे कि पोस्चर कैसा है, स्लाउच है, रिजिड है, या कैसा पोस्चर है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन नहीं करेगा, ठीक है, लगातार कोई कन्वर्सेशन कर नहीं सकता है, ठीक। उसको बार बार जो है याद दिलाना पड़ेगा आपको कि आप बाहर हो, ठीक है, रिमाइंड कराना पड़ेगा कि भैया आप बाहर आए हुए हो सोशल इवेंट में अगर जाएगा। कोऑपरेशन की बात करें तो कोऑपरेट नहीं करेगा, बार बार आपको उसको कोई ना कोई काम बोलना पड़ेगा कि भैया ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये सिंपल सॉर्टेड सा ये होगा जब हमारे फ्रंटल लोब में कोई डिस्फंक्शन देखने को या लीजन देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। पहला एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन ही का होता है, ये हमको समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जामिनेशन किस चीज का होगा? दूसरा एग्जामिनेशन किस चीज का होगा? दूसरा होगा किसी वर्ड में फ्लुएंसी कितनी है उसकी। कोई भी स्पीच डिलीवर कर रहा है तो उसकी वर्बल फ्लुएंसी कितनी है, वो सही से वर्ड्स को जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कि कुछ भी इधर उधर का बोल दे रहा है, ठीक है। तो वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट में हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें बेसिकली टेस्टिंग किस चीज की होती है, हमारे ब्रोकाज एरिया की होती है। किस चीज की होती है? ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया हम इससे पहले पूरा पढ़ा चुके हैं। और किसकी टेस्टिंग होती है? ब्रोकाज के साथ साथ हमने कल पढ़ा है फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट, ठीक। तो वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट जो है इन दोनों को टेस्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रोकाज एरिया को टेस्ट करेगा और फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट को टेस्ट करेगा, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ गए। अब इसमें कुछ टाइप्स आती हैं कि किन टाइप्स की वर्बल फ्लुएंसी होती है, पेशेंट में देखी गई है या क्या देखी गई है। तो पहले तो वर्बल फ्लुएंसी आप समझ गए। वर्बल फ्लुएंसी क्या होता है कि पेशेंट जो है किसी भी वर्ड को कितनी तेज और कितना एग्जैक्टली जनरेट कर ले, कि कौन सा वर्ड कब बोलना है मुझे, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली क्या बोल रहा है वो, ठीक, क्या बोलना है, कहाँ पे क्या कैसे बात करनी है, ठीक है, कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज करने। अब जैसे घर वालों के सामने आप अबे तबे तो करते नहीं है, गाली तो बकते नहीं, बाहर जाए गाली बकते होंगे। तो वही वर्ड्स की जनरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना और वर्ड जनरेट करना वर्बल फ्लुएंसी में आता है, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप दो एरिया जान गए कि कौन से दो एरिया का टेस्ट होगा, ब्रोकास का होगा और फ्रंटल स्ट्राइटल सर्किट का होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। कुछ टाइप ऑफ टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग फ्लुएंसी, अलग अलग वर्बल फ्लुएंसी में बहुत सी चीजें कंबाइन होती है। अगर पहले की बात करें हम लोग, तो पहले में जो होता है उसे कहते हैं फोनिक, ठीक है। इसका मतलब होता है लेटर, फोनिक फ्लुएंसी, ठीक है। फोनिक फ्लुएंसी हमसे क्या कहता है? फोनिक फ्लुएंसी में हम लोग ये देखेंगे कि जो लेटर है, जो लेटर ये बोल रहे हैं, ठीक, वो सही से बोल पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, ए से जितने वर्ड्स हैं वो बताओ, बी से जितने वर्ड्स हैं वो बताओ, ऐसे तुमने कह दिया। अब इसमें फंसेंगे। पहले ही में एप्पल बोल के दूसरे में सोचेंगे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इनको समझ ही में नहीं आएगा। एप्पल के बाद समझ ही में नहीं आएगा। बी से बॉल बोल के फंस जाएंगे, बॉल भी ना बोल पाएंगे, तो इनकी फ्लुएंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सा इनकी क्या खत्म हो जाएगी? फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी, ठीक। अब इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मैलिटी कब देखी जाएगी? एबनॉर्मैलिटी जब देखी जाएगी, एबनॉर्मैलिटी जब देखी जाएगी किसी भी पेशेंट में, जब वो पेशेंट आए आपके पास और वो 10 से 12 वर्ड से कम बोल रहा हो। क्या बोल रहा हो?
लेस देन 10-12 वर्ड्स पर मिनट। इतनी सी बात समझ में आ गई। एबनॉर्मेलिटी उनमें देखी जाएगी जो पेशेंट जो है 1 मिनट में 10 से 12 वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं। सिंपल शॉर्टेड सी बात समझ गए, ठीक है। 1-2 वर्ड्स बता के अटक गए, बैठे हैं, सोच रहे हैं। तो इन पेशेंट में क्या कहा जाएगा, इन्हें फिनोमिक फ्लुएंसी की एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो 10 से 12 वर्ड से अगर कम बोल रहा है पेशेंट तो उसको लेटर फ्लुएंसी में दिक्कत है। पहला टाइप समझ गए, ठीक। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप होता है कैटेगरी फ्लुएंस, जिसे हम कह सकते हैं सिमेंटिक फ्लुएंसी। इसी को कहते हैं कैटेगरी फ्लुएंसी, ठीक है। सिंपल शॉर्टेड से समझ गए। सिमेंटिक फ्लुएंसी या कैटेगरी फ्लुएंसी, आपने पेशेंट से कहा 1 मिनट में जितने एनिमल का नाम है तुम बताओ, ठीक है। कितने एनिमल का नाम है तुम बताओ, ठीक। अब वो पेशेंट जो है, वो पेशेंट अच्छे से इस एनिमल का नाम नहीं बता पाएगा, 1-2 बताएगा, अटक जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाएगा कि वो उसके में कैटेगरी फ्लुएंसी नहीं है। क्या खत्म हो गई है, कैटेगरी फ्लुएंसी खत्म हो गई है। तो इससे ये हमको समझ में, अच्छा इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटरी पार्ट भी है, कॉन्ट्राइंडिकेटरी या एक्सेप्शनल पार्ट भी है कि पेशेंट ओवर एज्ड है, मतलब एज ज्यादा है, ओल्डर पेशेंट है, तो उसको ऐसे भी दिक्कत होगी सोचने में और बाकी चीज करने में, तो उस पे ये टेस्ट सही से रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। ये जो इतनी तो अंडरस्टैंडेबल चीज है और कोई वो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। आपने सिंपल सॉर्टेड सा 2 टाइप की वर्बल फ्लुएंसी टेस्ट समझ गए आप। अब जो है अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक, किसकी बात करें, नेक्स्ट की बात करें, तो इन टोटल ये जो है, अच्छा ये एनिमल्स नेम नहीं, ठीक है। इन टोटल जो है 2 टाइप के होते हैं, पहला फिनोमिक होता है, दूसरा सेमेंटिक होता है। फिनोमिक में लेटर्स वाला मसला आएगा, इसमें कैटेगरी वाला मसला आएगा, ठीक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का है, इसका नाम जो है लूरिया 3 स्टेप मोटर, इसका नाम जो है लूरिया 3 स्टेप मोटर सीक्वेंस, ठीक है। थोड़ा सा लंबा नाम है पर सिंपल सॉर्टेड से यही है, लूरिया 3 स्टेप मोटर सीक्वेंस कहा जाता है इसको। या इसके एग्जैक्ट टेस्ट का नाम क्या कहा जाता है, फर्स्ट एज पाम टेस्ट, फर्स्ट एज पाम टेस्ट। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई कि इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट एज पाम टेस्ट में इसमें 3 स्टेप लूरिया सीक्वेंस देखा जाता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड एकदम सिंपल सॉर्टेड है, समझ जाइए। एक साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट थी, उनका नाम था अलेक्जेंड्रिया लूरिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रा लूरिया था, रशियन साइंटिस्ट थी। इन्होंने जो है मोटर प्रोग्रामिंग और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की वजह से इस टेस्ट को बनाया था, ठीक है, और इसको मॉडिफाई किया था, ठीक। ये टेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्यों है, ताकि हमको पता चले। देखिए वाई में लिख दे रहा हूं कि क्यों इस टेस्ट की हम लोग को जरूरत है, ताकि आप न्यू मोटर सीक्वेंस सीख सकें, ठीक। पहला पॉइंट, न्यू मोटर सीक्वेंस आप लर्न कर सकें, आप जो लर्न करा हुआ सीक्वेंस है उसको याद रख सकें, रिमेम्बरिंग द सीक्वेंस, कम से कम वो सीक्वेंस याद हो, करने का तरीका याद हो आपको, ठीक। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं के सीक्वेंस को करेक्टली करने के लिए
अब हाथ इतना उठाना है, इतना उठाना है, ये करेक्टली करने के लिए ये ऑर्डर एक तरीके से हम याद रखेंगे, ऑर्डर टू परफॉर्म करेक्टली, ठीक है, इन एक्टिविटी को सही से करने के लिए, ठीक। और ये एक तरह से सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए भी काम आता है, ताकि अपनी मिस्टेक से आप सीख सकें। कोई भी टास्क करें तो अपनी मिस्टेक से आप सीख सकें, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसकी खास बात क्या है? सबसे ज्यादा खास बात इसकी ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं वो एक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई। इसमें कभी भी एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए, लर्निंग के लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज को याद करने के लिए अलग होता है, किसी चीज को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए अलग होता है, किसी चीज का अवेयरनेस पाने के लिए, सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए अलग होता है, ठीक है। तो इन तीनों का सब अलग अलग फंक्शन होता है। तो इनको काम करने वाले भी हम पढ़ा चुके हैं कि लर्निंग के लिए अलग होता है, रिमेम्बरिंग मेमोरी के लिए अलग होता है, किसी परफॉर्म मतलब किसी तरीके को करेक्टली परफॉर्म करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो है ये एग्जीक्यूटिव मोटर फंक्शन टेस्ट हो जाता है। ये जितने भी एग्जीक्यूटिव मोटर फंक्शन हैं उनका टेस्ट कर लेता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें सिंपल सॉर्टेड सा अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शन का कर लेता है, तो सिंपल सा ये समझिए कि किसी ने कुछ बोला, आपको ऑडिटरी कमांड मिला। क्या मिला? आपने कान से सुना, तो उसको क्या कहेंगे? ऑडिटरी कमांड। जैसे ही ऑडिटरी कमांड मिला तो कंप्रीहेंशन हुआ, जो लैंग्वेज थी वो कंप्रीहेंशन हुआ। कंप्रीहेंशन कहाँ पे होता है आपको पता है? वर्निक्स एरिया में होता है ब्रेन के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मोटर प्लानिंग हुई। मोटर प्लानिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मोटर प्लानिंग कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होगी? प्री मोटर कॉर्टेक्स में होगी। सेकेंड, उसके बाद क्या होगा? मोटर प्रोग्रामिंग होगी। देखिए, प्लान करना किसी एक्शन को और फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम करके करना, दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मोटर प्रोग्रामिंग हुई कि बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी। मोटर प्रोग्रामिंग हमारे डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले कवर किया है, यही फ्रंटल लोब में कवर किया है, ठीक है। तो वही फ्रंटल लोब के डॉर्सोलेटरल डिवीजन में होता है, बेसिकली डॉर्सोलेटरल डिवीजन में होता है, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग भी है कि भैया किस सीक्वेंस में डालना है, तो सीक्वेंसिंग का काम कौन करेगा कि ये मूवमेंट कैसे किस सीक्वेंस में होगा। सीक्वेंसिंग का काम आप लोग जानते हैं, जो हमारा SMA होता है, कौन होता है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ये प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद जो है हमारे एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें कि कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज होता है, वो यहाँ कौन सा था? सप्लीमेंट्री था। यहाँ प्राइमरी मोटर एरिया हो जाएगा। इसमें कहूँ कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो मूवमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आई कि ये एक तरीके का लूरिया 3 स्टेप मोटर सीक्वेंस, या जिसे फर्स्ट एच पाम टेस्ट कहते हैं, ये एक तरीके का कंप्लीट एग्जीक्यूटिव मोटर फंक्शन टेस्ट है। ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव मोटर फंक्शन की टेस्टिंग कर देता है। ऑडिटरी कमांड कर देगा, कंप्रेहेंशन कर देगा, कंप्रेहेंशन वर्निक एरिया में होता है, मोटर प्लानिंग कर देगा जो प्री मोटर कॉर्टेक्स में होता है, मोटर प्रोग्रामिंग कर देगा जो कि सप्लीमेंट्री जो कि डॉर्सोलेटरल में पाया जाता है फ्रंटल लोब के, सीक्वेंस बना देगा, सीक्वेंसिंग सप्लीमेंटल मोटर एरिया में होती है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, और फिर मूवमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो ये टेस्ट जो है एक कॉर्टिकल एरिया तक कन्फाइंड नहीं ना, ठीक है, क्या नहीं है? एक कॉर्टिकल एरिया तक कन्फाइंड नहीं है, नॉट कन्फाइंड टू वन कॉर्टिकल एरिया। ये टेस्ट की यही खासियत है कि ये टेस्ट में जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सारे के सारे हमारे टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि टेस्ट करा कैसे जाता है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ गए टेस्ट के बारे में, ठीक है। टेस्ट होता क्या है, क्या क्या टेस्ट करेगा ये,
पूरा पाथवे समझ गए हैं कि कोई भी मूवमेंट हम प्लान करते हैं जब सुन के करने के लिए तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि ये टेस्ट किया कैसे जाता है। पेशेंट से आप पहले कहेंगे कि आप भैया जो है सीट पे बैठ जाइए, सीट पे बैठ जाइए, क्या करिए, सीटेड हो जाइए। फिर पेशेंट से हम ये कहेंगे कि अपना जो फोरआर्म है उसको रेस्ट करा दीजिए सामने टेबल पे, सामने टेबल लगी है, पेशेंट कुर्सी पे बैठा है, सामने फोरआर्म रख के ऐसे बैठ गया, ठीक है। और उनके सामने कौन बैठेगा, एक एग्जामिनर बैठ जाएगा, ठीक है, एक एग्जामिनर बैठ गया। अब पेशेंट क्या कहेगा या एग्जामिनर सिंपल सॉर्टेड सा क्या कहेगा, ठीक। अच्छा, ये बैठालने का तरीका और ये सब तरीका भी मैं भी बताऊंगा कि यही तरीके में बैठाल क्यों कराया जाता है और कोई मोशन में क्यों नहीं कराया जाता, ठीक है। ये बात समझिएगा कि ये जो एग्जामिनर परफॉर्म करेगा, कोई भी सीक्वेंस परफॉर्म करेगा तो वो बहुत स्लोली करेगा, ठीक। एग्जामिनर जो है बोलेगा फर्स्ट, नहीं सिंपल, एग्जामिनर जो है अब बोलेगा फर्स्ट एज पाम, ये 3 वर्ड एग्जामिनर बोलेगा और इसी को रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। कितनी बार, 3 से 5 बार रिपीट करेगा, इन्हीं वर्ड्स को रिपीट करेगा। फर्स्ट एज पाम को बार बार रिपीट करेगा और पेशेंट से ये पूछेगा फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम। तो ये जब बार बार आप सुनेंगे तो बार बार सुनने की वजह से आप कोई सीक्वेंस बनाएंगे। तो अब ये एग्जामिनर पेशेंट से ये पूछेगा, आस्क करेगा पेशेंट से सिंपल सा आस्क करेगा कि जो मैं कर रहा हूं उसे कॉपी करो। आस्क पेशेंट टू कॉपी, सिंपल सा कॉपी करने को कहेंगे, ठीक। इसमें जो है जैसे ही पेशेंट कॉपी करेगा तो हम पेशेंट से ये कहेंगे, हम चुप हो जाएंगे, एग्जामिनर मतलब चुप हो जाएगा और पेशेंट अपने आप यही 3 वर्ड लगातार रिपीट करते रहेगा, ठीक है। यही 3 वर्ड रिपीट करता रहेगा, ठीक। पेशेंट कंटिन्यू टू रिपीट। ये सिंपल सॉर्टेड सा टेस्ट है, उतना वो हुआ टेस्ट नहीं ना, पर इसमें समझ में क्या आ रहा है, चीजें क्या आ रही हैं ये समझिएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस एक देखिए, एक सीक्वेंस फर्स्ट एज पाम, एक सीक्वेंस है कि पहले फर्स्ट है, फिर एज है, फिर पाम है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को मेंटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को मेंटेन, अब मैंने 3 से 5 बार रिपीट कर दिया वो वर्ड, फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम, फर्स्ट एज पाम। अब मैं ये देखूंगा कि पेशेंट का सीक्वेंस सही है कि नहीं। हो सकता पाम पहले बोले, फर्स्ट एज बोले, पाम फर्स्ट एज, पाम फर्स्ट एज, पाम फर्स्ट एज, ठीक है। तो पाम में जो है उसकी टोन बढ़ जाएगी, तो इस टाइम पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इस पेशेंट में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं यही एक्टिविटी करने के बाद पेशेंट में हमको क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स ये देखने को मिलेगा, नॉर्मल ये देखने को मिलेगा कि ऑर्डर करेक्ट रहेगा, करेक्ट ऑर्डर में बोलता चला जा रहा है, कोई मसला नहीं ना, ठीक। हेजिटेशन नहीं होगी, ठीक। तीसरी चीज क्या नहीं होगी, खुद से सेल्फ करेक्ट करके, अगर छोटे मोटे एरर होते हैं तो खुद से सेल्फ करेक्ट कर लेगा, सेल्फ करेक्ट कर लेगा। सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई, ठीक। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स में क्या होगा ये भी समझ जाते हैं हम। एबनॉर्मल अगर कोई पेशेंट आपको दिखेगा तो उसमें क्या क्या चीज देखने को मिल जाती है, ठीक। वो पेशेंट जो है 3 वर्ड की जगह एक ही वर्ड रिपीट कर सकता है, जैसे क्या हो सकता है, रेपिटेशन हो सकता है ऑफ 1 वर्ड, 3 वर्ड की जगह सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, सीक्वेंस तोड़ सकता है,
क्या हो सकता है, सीक्वेंस तोड़ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, वो जो उस सीक्वेंस को अपने आप रिटेन ना कर पाए, मतलब उसकी जो मोटर कंसिस्टेंसी है या मोटर परसिस्टेंसी है वो इम्परसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, मोटर, ठीक, तो मोटर इम्परसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, जब पेशेंट जो है वो सीक्वेंस ज्यादा देर तक मेंटेन ना कर पाए। ठीक है, वो ज्यादा देर तक मेंटेन ना कर पाए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चौथा चीज ये देखने को मिलेगा कि जब एग्जामिनर चुप होगा, चुप होने के बाद पेशेंट से कहेगा मुझे कॉपी करो, और जब तक करो जब तक मैं कह नहीं रहा रुकने के लिए, एग्जामिनर खुद रुक जाएगा। जैसे एग्जामिनर खुद रुकेगा तो पेशेंट जो है इमिटेट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि फेल्ड टू इमिटेट। कॉपीइंग भी एक तरीके का फ्रंटल लोब का फंक्शन होता है। अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या कोई वर्ड्स नहीं कॉपी कर पा रहे हैं, तो आपके फ्रंटल लोब में डिसफंक्शन हो सकता है। मैं रेपिटेशन के बारे में पढ़ा चुका हूं कि रेपिटेशन में क्या कौन सा मेन मसला आता है, तब ये मसला रहता है। ठीक है, मैं सीक्वेंस का बता चुका हूं, मैं ऑर्डर का बता चुका हूं, मेजॉरिटी सबका कवर अप इसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करा जाए कि ये चारों टेस्ट जो हैं ये कोई ना कोई फ्रंटल लोब के स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, या हायर मेंटल फंक्शन की डिसफंक्शन की वजह से होते हैं। तो इसीलिए जो है लूरिया 3 स्टेप मोटर सीक्वेंस जो कहा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे मोटर सीक्वेंस क्यों कहा गया है, ये मोटर टेस्ट तो है नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो एक एबिलिटी होती है फ्रंटल लोब की, जितना भी क्राइटेरिया बनाता है फ्रंटल लोब ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेन करता है, मॉडिफाई करता है, किनको, मोटर प्रोग्राम को। किनको मॉडिफाई करता है, मोटर प्रोग्राम को। इन सबको भैया वो क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मोटर प्रोग्राम को जो मॉडिफिकेशन, क्रिएशन और ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कहाँ पे होती है, फ्रंटल लोब में होती है। और ये फ्रंटल लोब की टेस्टिंग हो रही है हमारी, तो इसी की वजह से इसको कहा गया है लूरिया 3 स्टेप मोटर सीक्वेंस। ठीक है, इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट टेस्ट पे चलेंगे। ठीक, जो कि टेस्ट है हमारा, ये इतना सा समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्मल, एबनॉर्मल, और क्यों इसको मोटर सीक्वेंस कहा गया, क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि फ्रंटल लोब के सारे पार्ट्स को कवर कर देगा। ठीक है, अब हम जो है तीसरे पे आएंगे। तीसरा टेस्ट जो है हमारे पास, वो गो नो गो टेस्ट है। ठीक है, गो और नो गो। ठीक, सिंपल सॉर्टेड से ये कहा जाता है कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरे दिन में अपने आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स बनाता है। जैसे ही सडनली आपका कोई नाम लेगा या आप कोई आवाज सुनोगे तो आप क्या करोगे, पलट के देखोगे उस तरफ। ठीक है, क्या करोगे, पलट के उस तरफ देखोगे। ठीक, तो इसी टाइम पे क्या होता है कि ये टेस्ट जो होता है, बेसिकली ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपके ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए बना है। देखो, आप गो जानते हो, आप स्टॉप जानते हो, समझ रहे हो, गो स्टॉप जानते हो, ये गो नो गो क्या है। ठीक है, तो ये ब्रेन को कंफ्यूज करने का बना है, और मोटर ये मेजॉरिटी पेशेंट फेल कर सकते हैं। ठीक है, इवन नॉर्मल पेशेंट भी फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सॉर्टेड सा टेस्ट है। ये होता ऐसे है, पहले इसका नॉर्मल समझ ले रहे हैं किया कैसे जाता है, इसका प्रोसीजर क्या करने का, फिर समझेंगे कि ये जो है क्या इफेक्ट डालता है, उसके डिस्फंक्शन की वजह से क्या चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है। सिंपल सॉर्टेड सा, आप पेशेंट को बैठाएंगे, पेशेंट आपका जो है वो सीटेड रहेगा,
हार्ट टेबल पे रहेगा, हार्ट टेबल पे रहेगा। पेशेंट से आप दूसरी चीज क्या कहेंगे, पेशेंट से ये कहेंगे जब मैं तुम्हारे हाथ पे एक बार टैप करूं, तुम भी मेरे हाथ पे एक बार टैप करना। आस्क टू टैप वंस इफ एग्जामिनर टैप वंस। ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ पे जब एक बार टैप करूंगा तो तुम मेरे हाथ पे एक बार टैप करना, और जब मैं तुम्हारे हाथ पे दो बार टैप करूंगा, जब तुम्हारे हाथ में दो बार टैप करूंगा, देखो, आस्क पेशेंट टू नॉट टैप इफ एग्जामिनर टैप ट्वाइस। बात समझे? सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, सिंपल सॉर्टेड सी बात ही कहने को है, जैसे पेशेंट को बैठा लेंगे और हाथ उसका टेबल पर रख के ही कहेंगे हम कि जब मैं तुम्हारे हाथ पे एक बार टैप करूं तो तुम मेरे हाथ पे एक बार टैप कर देना, पर जब तुम्हारे हाथ पे मैं दो बार टैप करूं तब तुम मेरे हाथ पे एक बार भी टैप मत करना। ठीक है, आस्क पेशेंट टू नॉट टैप इफ एग्जामिनर टैप ट्वाइस। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ गए? अब यही की वजह से जो पेशेंट है वो अपने आप जो टैप करने वाली इच्छा थी उसको इमिटेट करेगा, मतलब उसको नीचे करेगा। पहले तो हमने कह दिया सिंपल सॉर्टेड से कॉपी कर लो हमको, फिर दूसरा कहा कि हम जब दो बार करें तो हमको कॉपी बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो इसमें दिमाग हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज। ठीक है, इसमें दिमाग हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज। ठीक, हेल्दी पेशेंट जो होंगे, हेल्दी पेशेंट में जो नॉर्मल रिस्पॉन्स देखा जाएगा, बात समझिएगा, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स हेल्दी पेशेंट में देखा जाएगा वो क्या करेगा, एक दो बार गलती करने के बाद बहुत केयरफुली सुनने लगेगा। क्या करेगा? बहुत केयरफुली सुनने लगेगा, वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, और एरर्स के चांस भी बहुत कम रहेंगे, लेस एरर्स रहेंगे। ठीक है, एरर्स होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, मैं आपसे भी कराऊंगा, हो सकता है आपको भी हो, या आप मुझसे कराओ तो मेरे भी हो सकता है। ठीक है, तो एरर के चांस कम होंगे, पर उस एरर से आप सीख के दोबारा वैसी गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मैलिटी क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ये देखने को मिलेगा कि वो पेशेंट जो कि इम्पल्सिव हैं, क्या है? इम्पल्सिव हैं। किसके वजह से इम्पल्सिव होते हैं? आप लोग समझ गए हैं सिंपल सॉर्टेड से, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है, जो कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उसके वजह से पेशेंट में पेशेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, पेशेंट में पेशेंस नहीं रह जाता है। ठीक, तो उसी के वजह से पेशेंट बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। ठीक है, तो आप पेशेंट में क्या देखेंगे? इम्पल्सिव देखेंगे। पेशेंट बहुत, आपने एक बार टैप किया वो भी दो बार टैप कर देगा। ठीक है, या आपने दो बार किया वो भी दो बार कर देगा। ठीक, सेकंड चीज क्या देखी जाती है? इकोप्रैक्सिया देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इकोप्रैक्सिया। इकोप्रैक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है अपने आप किसी दूसरे को कॉपी करता है। ठीक, या कोई नॉर्मल इंसान किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को अपने आप कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा। ठीक, तो आप जितना मना करेंगे उससे वो उतना ज्यादा आपको इमिटेट करेगा। इमिटेट डिसफंक्शन होता है इसमें। ठीक है, आप बेफालतू में आपको मना करने के बाद भी आप उसके मूवमेंट कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये भी वही, अब आगे चलते हैं किसके डिसफंक्शन की वजह से होगा। अभी तो प्रोसीजर समझ रहे हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी समझ रहे हैं, अभी हम ये समझेंगे किस वजह से होता है। ठीक, तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें? तीसरा ये देखने को मिलेगा कि इन पेशेंट में अक्सर करके ये देखा जाएगा कि हो सकता है ये रूल भूल जाए। हमने रूल बताया था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, पर हम लोग, और आपको ये याद हो जाएगा एक बार में, पर नॉर्मल, मतलब जो इनके एबनॉर्मैलिटीज हैं, जिनके फ्रंटल लोब में डिस्फंक्शन है, तो उनके में वो रूल ये भूल जाएंगे। ठीक है, और चौथा क्या देखने को मिलेगा कि कॉग्निशन खराब होगा।
कंप्रीहेंशन खराब होगा। देखिए कॉग्निशन और कंप्रीहेंशन का मतलब हम बहुत डेप्थ में इससे पहले समझा चुके हैं, तो बार बार हम वो समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होती चली जाएंगे, कोई फायदा नहीं ना करेगा, एक टॉपिक हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन हम समझा चुके हैं, कॉग्निशन समझा चुके हैं क्या होता है, ठीक है। इतनी सिंपल शॉर्टेड सी बात समझ में आई। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्यों है और ये टेस्ट करने से हमको फायदा क्या मिलेगा, ठीक है। हमको फायदा ये मिलेगा कि कभी कोई पेशेंट जो है आपका अचानक से नाम लेता है, तो जो नाम सुनने वाली क्षमता होती है, जो झटके से देखने वाली क्षमता होती है, जो एग्जीक्यूशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो जो होता है ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। कहाँ होता है? ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। ये ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, यही का मेन एक चीज में ये रहता है कि ये जो है हमारे इम्पल्स को कंट्रोल करता है। अब मेरी किसी को बहुत कस के मारने की इच्छा है, पर मैं उसको इम्पल्स अपने कंट्रोल किए हूँ, अपने आप को कंट्रोल किए हूँ, तो यही इम्पल्स कंट्रोल करने का काम ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। और क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सप्रेस करने का काम। क्या होता है? सप्रेस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में और क्या होगा? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो एक बार पे एक कहा था, यहाँ पे 2 बार में कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ आगे बढ़ेगा, तो उसको सप्रेस करने के लिए कोई रिस्पॉन्स को वो होता है। अब जैसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में ये भी समझ लीजिए, जैसे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है, आपके दोस्त ने कहा लाओ मैं तुम्हारी ये छुला रहा हूँ, गरम करके चिमटा है, गरम करके चाकू चुला रहा हूँ, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना, उसे चुला दिया। अब आप कंट्रोल किए हुए, तो इसी को क्या कहेंगे? सप्रेसिंग ऑफ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सही कहेंगे। ये सब तो होता है, अच्छा, ठीक। ये एक तरह का प्राइमरी होता है, ठीक। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट अगर गो ऑन गो टेस्ट में देखा जाए तो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है सबसे प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में कई ऐसे आते हैं स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डॉर्सोलेटरल हो जाएगा, ठीक है, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा, DLPFC जिसे कहते हैं, ठीक। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हो जाएगा, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारे पास बेसल गैंग्लिया हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हमारे पास जो लास्ट का है, जो मतलब सेकेंडरी एक तरह से माना जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? जो सर्किट हमने अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? फ्रंटल स्ट्रेटरियल सर्किट पढ़ा था, उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा जाता है। पर मेन इन्वॉल्वमेंट जो देखा जाता है वो प्राइमरी का देखा जाता है, क्योंकि इम्पल्सिव कंट्रोल और सप्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो होता है, वो कंट्रोल करने का मेन काम ऑर्बिटो फ्रंटल का होता है। और वो दोनों चीज आप जो है देख सकते हैं कि पेशेंट उल्टा करेगा, ठीक है। तो इतनी क्लियर कट सी बात इसमें पूरे में समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। तो यहां तक हमारा गो ऑन गो टेस्ट हो चुका है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है उसका नाम है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन टेस्ट, ठीक।